FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी झालावाड़ केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आपकी सेहत। निराशा में भी आशा की लौ जगा देते हैं, असंभव को भी संभव बना देते हैं। उनकी सेवा भावना से, उनके महान कर्मों से हम इंसान उनको इस धरती पर भगवान के रूप में नवाजते हैं। इसी के साथ स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सम्मान करती हूँ हमारे स्टूडियो में पधारे हमारे आज के मेहमान डॉक्टर शुभम पाटीदार जी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर शुभम पाटीदार और आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पर। आज का विषय है आपातकाल में सही कदम, CPR, हार्ट अटैक और जीवन रक्षक फर्स्ट एड की पूरी जानकारी। तो विषय अनुसार आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप भी इसका लाभ उठाएं, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा एक छोटा सा प्रयास। उठाना होगा अपना फोन और डायल करना होगा 07432 232 593 को। हमारे सुनने वाले श्रोताओं से एक छोटा सा अनुरोध, और कृपया करके विषय के अनुरूप ही प्रश्न करें। एक ही प्रश्न को बार बार ना दोहराएं। प्रश्न पूछते समय अपने रेडियो सेट से अपने मोबाइल की उचित दूरी को बनाए रखें, ताकि हम अपने श्रोताओं की आवाज को अच्छी तरीके से सुन पाए और आपके सवालों को अच्छे से जानकर उसका जवाब दे पाए। तो अब करते हैं आज के कार्यक्रम आपकी सेहत की शुरुआत डॉक्टर शुभम पाटीदार के साथ। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है आपातकाल में सही कदम, CPR, हार्ट अटैक और जीवन रक्षक फर्स्ट एड की पूरी जानकारी, क्योंकि विषय आज का हमारा बहुत ही अच्छा है। अधिकतर लोग जानते तो हैं कब क्या कैसे करना चाहिए, लेकिन पूरी जानकारी उन्हें आज तक भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपसे यहाँ यही पूछना चाहूंगी कि CPR क्या है? CPR का पूरा नाम होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो का मतलब है हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स, रिससिटेशन मतलब पुनर्जीवित। यदि किसी भी पर्सन का अचानक से हार्ट रुक चुका है, धड़कनें रुक चुकी है, सांसें थम चुकी है, उस टाइम शुरू के 6 मिनट में, गोल्डन मिनट में आप कौन सी प्रोसेस करते हुए उनको रिवाइव रख सकते हैं जब तक कि एम्बुलेंस आए, जब तक कि पर्सन हॉस्पिटल जाए। तो वही प्रोसेस CPR है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, हर आमजन इसको सीख सकता है और सभी के लिए जरूरी भी है। कई बार आप देखते हैं आपके सामने भीड़ भरी जगह पे अचानक से कोई गिर जाता है, गिरते ही बेहोश हो जाता है, भीड़ इकट्ठी होती है, वीडियो बनते हैं, पानी पिलाने की कोशिश की जाती है, कोई उसको मना करने की कोशिश करता है कि इनको बचाने की कोशिश मत करो। काफी सारा डर, पैनिक पब्लिक के बीच होता है, बट वो समझ नहीं पाते हैं कि करना क्या है। और वो जो 6 मिनट जो गोल्डन मिनट्स होते हैं वो हम ऐसे ही गंवा देते हैं। उसके बाद रुके हुए हार्ट से रुके हुए ब्लड की जो ब्रेन को सप्लाई है वो रुक जाती है, ब्रेन डेड हो जाता है। जब तक एम्बुलेंस आती है, जब तक हॉस्पिटल जाते हैं, कितनी भी एडवांस मेडिकल फैसिलिटी आपको मिले, उनको रिवाइव करना मुश्किल होता है। इसलिए यदि आपके मन में यह है कि उस टाइम हमको क्या करना चाहिए था, क्या कुछ वो कर लेते जिससे वो इंसान बच जाता, तो वही चीज CPR होती है। जी, CPR जैसा भी आपने बताया कि लोगों को जानकारी कम है और किन परिस्थितियों में दिया जाता है इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं है। तो आप हमें यहाँ ये बताएं कि CPR कब और किन परिस्थितियों में दिया जाता है? जैसे कि एक चीज है CPR में, हमने देखा कि ये हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। आपका हार्ट आपके जन्म से मृत्यु तक लगातार धड़कता रहता है। आप सो जाते हैं बट आपका हार्ट नहीं सोता है, वो लगातार पंपिंग करता है। बट किसी भी वजह से किसी को मैसिव हार्ट अटैक हो जाए, कोई बड़ी ब्लड की आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए, या किसी को करंट लग जाए, कोई डूब जाए, कोई टॉक्सिक गैस का इंसिडेंस हो जाए, या फिर यदि कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है BP का, हार्ट में कोई वल्वुलर दिक्कत है, उसकी वजह से हार्ट में कार्डियोमायोपैथी है, हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो चलता चलता धड़कता धड़कता हार्ट कभी भी अचानक से रुक सकता है। जब हार्ट ऐसा रुकेगा
तो पर्सन के ब्रेन को सप्लाई नहीं जाएगी, वो वहीं का वहीं गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। उनको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा कि वो किसी को फोन कर पाए, किसी को कह पाए कि देखो देखो मुझे कुछ हो गया है। तो यही कंडीशन कार्डियक अरेस्ट होती है। इसी में जब हार्ट रुकता है, फेफड़े रुकते हैं, उस कंडीशन में सीपीआर की जरूरत पड़ती है। परंतु यदि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक में क्या होता है, जो ब्लड की वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाती है, मतलब एक स्पेशल हार्ट की जो मसल है वहां ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती, वो मसल खत्म होती है, पूरा हार्ट खत्म नहीं होता है, हार्ट चल रहा होता है। इसलिए हार्ट अटैक के केस में तो पेशेंट को सीने में दर्द होगा, ठंडा पसीना आएगा, घबराहट होगी, तो वो कह पाएगा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे ऐसा कुछ हो रहा है, तो बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए 95% हार्ट अटैक के पेशेंट बच जाते हैं, बट 95% कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट नहीं बचते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट अलग अलग चीजें हैं। हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, बट कार्डियक अरेस्ट के काफी सारे कोजेस, जैसे भी डिस्कस किया, इलेक्ट्रिकल शॉक है, कार्डियोमायोपैथी है, डूबना है, ऐसे बहुत सारी चीजें वहाँ पे हो सकती है। तो जब भी ऐसी चीजें होगी, ये ऐसे जो इंसिडेंट्स है, 70% इंसिडेंट्स घर से बाहर होते हैं। ये चलती हुई ट्रेन में, दौड़ती हुई बस में, चाहे मॉल में, स्टेज पर, कहीं पर भी किसी को भी हो सकती है। 70% इंसिडेंट्स घर से बाहर हो रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं आपके घर वालों को, परिवार वालों को इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ सकती है, क्योंकि हर बार मेडिकल के लोग वहाँ पे उपस्थित हो ये जरूरी नहीं है। आसपास आप और हम में से जो वहाँ पे होंगे वही उनको बचा पाएंगे। और दोबारा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 6 मिनट ही होते हैं हार्ट के रुकने के बाद। 6 मिनट के अंदर यदि ब्लड को अपने ब्रेन तक कंटिन्यू नहीं रह पाया तो ब्रेन डेड हो जाता है। हर मिनट आप कुछ नहीं करते हैं तो यहाँ पे पेशेंट के बचने के चांसेस 10% से कम हो जाते हैं, 10 मिनट में 100% कम हो जाते हैं। तो आपके सामने जो भी पर्सन गिरा है, बेहोश हुआ है, 10 मिनट बाद तो वो खत्म ही हो जाएगा। इसलिए कुछ न करने से कुछ करना अच्छा है। सीपीआर सही तरीके से देना नहीं आने से सीपीआर करना जरूरी है। कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि हम कोशिश करेंगे, इनकी पसलियां टूट जाएगी, रिब्स टूट जाएगी या कोई नुकसान हो जाएगा। आप ये सोचो, पर्सन ही नहीं बचेगा तो आप उन बची हुई पसलियों को लेके क्या करेंगे। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी। जैसा भी आपने बताया कि हमारा हार्ट 6 मिनट तक ही काम करता है और उसके बाद फिर हमको मेडिकल में उनको ले जाना ही पड़ेगा। तो ये जो स्टार्टिंग के 6 मिनट हैं, ये कोई भी व्यक्ति किसी भी समय दे सकता है सीपीआर। इसमें ऐसा है कि जब हार्ट रुका है, उसके हार्ट के रुकने के 10 मिनट आपको मिलते हैं। 10 मिनट तक यदि आपने उनको रुके हुए हार्ट को अपने हाथों से चलाया, मतलब आपने सीपीआर दिया, तो वो हार्ट का जो ब्लड है वो ब्रेन को बना रहेगा। तो ब्रेन तक सप्लाई चलती रहेगी और ब्रेन डेड नहीं होगा। ये बात यहाँ पे कही है, क्योंकि यदि 10 मिनट तक आपने कुछ नहीं किया तो 10 मिनट बाद तो ब्रेन को सप्लाई गई नहीं। और ब्रेन की सेल ऐसी होती है कि एक बार खत्म तो खत्म, न्यूरॉन रिवाइव नहीं होती है। तो इसलिए आपको ने यदि गिरने के बाद, बेहोश होने के बाद, उनके धड़कन और सांसें रुकने के बाद 10 मिनट आपने उनको ऐसे ही छोड़ दिया, आप वीडियो बनाते रहे, आप दूसरा काम करते रहे, तो फिर क्या होगा कि आप उनको बाद में नहीं बचा पाएंगे, एम्बुलेंस आने पर नहीं बचा पाएंगे। तो हमको तो पेशेंट को उस कंडीशन में रखना है कि यदि एम्बुलेंस आए, यदि हॉस्पिटल वो जाए, तो कम से कम वो ऐसी कंडीशन में जाए कि वहां पर जब उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट के बाद में एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट मिले तो वो बच पाए। हाँ, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सीपीआर देना सभी को आना चाहिए। यस, हर ये घर आवश्यक है। में, यस, हर घर में हर एक पर्सन को सीपीआर आना चाहिए। पिछले 40 से 50 सालों में सबसे ज्यादा जिंदगियां यदि किसी प्रोसीजर से बचाई गई है, वो कोई बड़े सर्जन नहीं है, बड़े हॉस्पिटल नहीं है, वो आप और हमारे जैसे आमजन है जो ऐसी ऐसी सिनेरियो के बीच में आमने सामने खड़े थे। उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाए, अपने हाथ को उन पर्सन का हार्ट बनाया, अपने हाथ से उनके चेस्ट में कंप्रेशन देके रुके हुए हार्ट को धड़का के उन्होंने उसको चालू रखा जब तक कि एम्बुलेंस आई और वो हजारों जिंदगियां बच सकी। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है, एकदम सिंपल प्रोसीजर है। कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, केवल सीखना है, करना है, आगे बढ़ना है। यहाँ तक कि भारत सरकार का गुड समैरिटन लॉ है जो यूं कहता है, यदि आप नेक भावना से किसी भी ऐसे आपातकाल में बड़े व्यक्ति की सहायता करते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, सीपीआर देते हैं, यदि वो नहीं भी बच पाता है तब भी आपके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं होता है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए जीवन बचाइए, कानून आपके साथ है। जी, क्योंकि आमतौर पे देखा जा रहा है कि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है, कोई इमरजेंसी होती है, तो लोग दूर खड़े वीडियोस बनाते हैं, जैसा अभी आपने जिक्र किया। तो ऐसा ना करके वो उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज दे सकते हैं। ये एक
आम सुरक्षा है। यस, क्योंकि जब ऐसा इंसिडेंस होगा आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप यूट्यूब पे देखे सीपीआर सीखो, जी। आपको सेकंड्स में काम करना पड़ेगा। यदि किसी को करंट लगा है, स्विच ऑफ बंद करना पड़ेगा, लकड़ी या किसी चीज से उसको डीअटैच करना पड़ेगा, तुरंत आपको उसको पीठ के बल लेटाना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज इसमें ये होती है सीन सेफ्टी। हमको देखना पड़ता है कि जिस भी पर्सन को आप बचाने जा रहे हो, क्या वो खुद सुरक्षित है, क्या आप सुरक्षित हो, क्या आसपास की जगह सुरक्षित है। यदि वहाँ आग लगी है तो आप आग लगी जगह जाके बचा नहीं सकते, आपको भी आग में दिक्कत हो सकती है। करंट लगा है तो आपको उनको पहले करंट के सोर्स को बंद करना पड़ेगा, डूबे हैं तो साइड में जाना पड़ेगा, एक्सीडेंट हुआ है तो रोड से साइड ले जाना पड़ेगा, एक्सीलेटर में फंसे हैं तो सेफ जगह ले जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि पर्सन को बचाने के चक्कर में आपकी जान जोखिम में रहे, आसपास के लोगों की जान जोखिम में रहे। अच्छी चीज यही है जहाँ पर्सन गिरे हैं वहीं उनका सीपीआर शुरू किया जाए। बट यदि वो जगह सुरक्षित नहीं है तो आप एक सुरक्षित जगह पे ले जाएंगे, पीठ के बल उनको लिटाएंगे, उनके कंधों पर 3 बार जोर से टैप करके पूछेंगे आपका नाम बताओ, आंखें खोलो, हाथ ऊपर करो। यदि वो कुछ रेस्पॉन्स नहीं करते हैं तो वो बेहोश के साथ अनरेस्पॉन्सिव है। अब आपको उनकी पल्स और उनकी धड़कन चेक करनी है, दोनों नहीं है तो ये हार्ट की वजह से हो सकता है। अब आपको सीपीआर शुरू करना है, कार्डियक अरेस्ट वहां पे हो सकता है। जी। एक श्रोता हमसे जानकारी लेना चाहते हैं, हम बात करते हैं अपने श्रोता से। बिल्कुल। हम इनसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो बातचीत चल रही है हमारी सीपीआर पर। आपने बताया कि आमतौर पर हार्ट अटैक एक आम समस्या है, एक आम बीमारी हो गई है। और जैसा आपने भी हमको पूर्व में बताया कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये समस्या ज़्यादा हो सकती है। और हम देख भी रहे हैं कि लोग जब मंदिर जाते हैं, किसी फेस्टिवल पे, किसी त्योहार पे, शिवरात्रि पर, इधर उधर कहीं भीड़ भाड़ में, तो उनकी सांस एकदम से रुक जाती है, उनको समय नहीं मिल पाता कि एकदम से अटैक आ जाता है, क्या करें, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ये आज आपने हमको बहुत अच्छी जानकारी यहाँ दी है कि सीपीआर हमें कैसे देना चाहिए और क्या क्या हम कर सकते हैं इस विषय के अनुरूप। जैसे हमने अभी तक की प्रोसेस में बताया कि आपको जो भी पर्सन गिरा है उसको आपको एक सेफ जगह लेके जाना है। आपको खुद की सेफ्टी, पर्सन की सेफ्टी इंश्योर करनी है कि आप खतरे वाली जगह पे नहीं है। पीठ के बल आपको लिटाना है और आपको कंधों पर 3 बार टैप करके उनको जगाना है, उनका नाम पूछना है, उनका आंखों खोलने को बोलना है। यदि वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो आपको गर्दन के पास में ऐसे 3 अंगुलियां लगा के कैरोटिड पल्स देखनी है और उनके नाक के पास में आपका कान लगा के आपको उनके नाक से आ रही हुई हवा सुननी है। सीने की तरफ देखना है कि सीना ऊपर नीचे हो रहा है नहीं हो रहा है, सीने पर हाथ रखा हुआ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें तो हम सीपीआर की ट्रेनिंग में देते ही हैं। और झालावाड़ में हार्ट सेफ झालावाड़ अभियान चलाया जा रहा है, सीपीआर मित्र अभियान। उसके तहत हम अभी तक 35,000 से ज़्यादा लोगों को इसकी ट्रेनिंग दे चुके हैं। सारे ही आमजन हैं, स्कूल के विद्यार्थी हैं, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के युवा हैं और उन सभी ने ये ट्रेनिंग ली है। तो जब भी ऐसा सेशन हो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि वो अनरेस्पॉन्सिव हुए, उसके बाद उनकी पल्स नहीं आई, धड़कनें रुक गई है, सांसें थम चुकी है। इस कंडीशन में आपको ये मानना है कि इनके इसकी वजह कार्डियक अरेस्ट मतलब हृदयाघात हो सकती है। अब रुके हुए हृदय को आप अपने हाथों से पंप कर सकते हैं। उसके लिए आपको घुटनों के बल जहाँ पर्सन है वहीं बैठना है। जिस भी सतह पर आपने उनको शिफ्ट किया है वो हार्ड, इवन और स्मूथ रहेगी। और आपने अपने हाथ को सीधा रखेंगे, कोहनी मुड़ी हुई नहीं रहेगी। और आप अपना जो एक हाथ है दूसरे हाथ के ऊपर इंटरलॉक करेंगे, सीने के बीचों बीच जो स्टेनम बोन होती है, सेंट्रल बोन, उसके लोअर 1/3 पार्ट पर रखेंगे और आप 5 से 6 सेंटीमीटर तक पुश करेंगे। तो इस कंडीशन से आप 1 सेकंड में 2 कंप्रेशन, 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन आप देते हैं। और इन कंप्रेशन से आपका हाथ उस पर्सन का हार्ट बना होता है, लगातार पंपिंग होती है। पंप करने के बाद आपको रिकॉइल का भी टाइम देना पड़ता है और ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि 2 मिनट हो जाते हैं या सीपीआर के 5 साइकिल हो जाते हैं, पर्सन थक नहीं जाता है, एम्बुलेंस नहीं आ जाती है या वो रिवाइव नहीं हो जाता है। डॉक्टर साहब, हम आपकी बातों से बहुत सहमत हैं और आज आप हमें बहुत अच्छी जानकारी से नवाज रहे हैं। हम अपने कार्यक्रम को जारी रखेंगे, लेकिन हम उससे पहले सुनते हैं कुछ संदेश। टेलीविजन से ये किस्सा कि नक्शा बनवाते समय किन किन बातों का ध्यान वो भी तो ऑन नहीं हो रहा है इसका।
घर का नक्शा हमें अपनों की खुशियों को कभी नजर न लगने पाए, हो पूरा हर वादा जो किया, आप जीवन आनंद मनाए, हर दिन हो त्योहार जैसा जीवन आनंद ये दे मैच्योरिटी पर फुल पे आउट और उसके बाद भी लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर, ताकि आपके परिवार की खुशियों को कभी नजर न लगे। LIC हर पल आपके साथ। जोखिम घटकों, नियमों और शर्तों की अधिक जानकारी के लिए बिक्री समापन से पहले कृपया विक्रय पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स। बात घर की। चलते हैं शो के पहले सवाल पे, जो पूछा है संतोष त्रिपाठी जी ने। इंजीनियर बाबू, अब ये आपसे जानना चाहते हैं कि नक्शा बनवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। घर का नक्शा हमें सिर्फ आज की ही नहीं बल्कि भविष्य में आने वाली अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। नक्शा बनवाते वक्त आप ये भी ध्यान रखें कि घर में धूप और हवा का अभाव न हो। साथ ही नक्शे में अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी की पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह देना न भूलें। बात घर की। श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत आपका, और डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत हमारे स्टूडियो में। आज हमारे बीच में युवा ऊर्जा, सेवा भावना और समर्पण की मिसाल डॉक्टर शुभम पाटीदार हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं। डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करते, ये विश्वास जगाते हैं, उम्मीद देते हैं और जीवन को नई दिशा देते हैं। डॉक्टर शुभम पाटीदार ने अपने ज्ञान, संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा से समाज में एक विशेष पहचान बनाई है, और ये हमारे लिए आज बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि आज वे हमारे बीच में उपस्थित हैं और अपने अनुभवों से हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। जैसा कि आज हमारा विषय चल रहा है आपातकाल में सही कदम, CPR, हार्ट अटैक और जीवन रक्षक की सही जानकारी पर, तो हमारे श्रोता भी इसका लाभ उठाएं अपना फोन और डायल करें 0743223259 को और पूछें सवाल, प्राप्त करें सही जानकारी। तो डॉक्टर साहब, हमारा जो विषय चल रहा है CPR, और क्या आप हमें जानकारी देंगे आज हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को? जैसे ये तो हमने डिस्कस किया कि CPR सभी को आना चाहिए, हर घर में एक पर्सन को, स्कूल्स में, बाजार में जितने भी व्यापारीज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, सारे कर्मचारी को ही आना चाहिए, क्योंकि जब तक मेडिकल फैसिलिटी आती है आप किसी को भी रिवाइव कर सकते हैं। सिर्फ CPR ही नहीं, जितना भी फर्स्ट एड होता है सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एड वही चीज़ होती है कि हॉस्पिटल जाने से पहले, एम्बुलेंस के आने से पहले आप कौन सी सही स्टेप कर सकते हैं, कौन सी गलत स्टेप्स को अवॉइड करके पर्सन की जान को बचा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है, चाहे वो स्नेक बाइट हो, स्कॉर्पियन स्टिंग हो, चाहे डूबना हो, करंट लगना हो, जलना हो, या एक्सीडेंट से काफ़ी सारा खून निकलना हो, या मधुमक्खी का डंक लगना हो, अचानक से कोई चीज़ आपने खाई, गले में लग गई, सांस रुक गई, चोकिंग हो, ये सारी चीज़ों में जो फर्स्ट एड की चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। इनको हम एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं कि किन चीज़ों में आपको कौन सी स्टेप्स है वो नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे ग्रामीण इलाकों में अक्सर स्नेक बाइट के केसेस होते हैं, उस कंडीशन में जो पब्लिक है काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती है, हॉस्पिटल जाने के बजाय वो अपना टाइम वहीं पर ख़राब कर देती है। कई बार हम उसमें टॉनिक बांध देते हैं, गांव वाले उसमें एक रस्सी या कुछ भी तार उस लिम्ब पर बांध देते हैं, हाथ पैर पर बांध देते हैं, जिससे वहाँ की सप्लाई पूरी रुक जाती है। कई बार गैंग्रीन होने से वो हाथ के पैर के एम्पुटेशन मतलब कट करने तक की जो स्थिति है वो आ जाती है। इसलिए सभी से यही रिक्वेस्ट है, जब भी स्नेक बाइट के केसेस हों घबराएं नहीं, क्योंकि इसका जो एंटी स्नेक वीनम है वो आपकी सभी PHC CHC जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें अवेलेबल है। जितना जल्दी आप हॉस्पिटल पहुँचेंगे उनका वो इंजेक्शन लगेगा और वो 100% बच जाएंगे। बट बात यही है कि आप टाइम पे पहुँचें। इसके अलावा जहाँ पर भी स्नेक बाइट का केस हुआ है उस जगह पर आप कोई कर्टन नहीं लगाएं, क्योंकि वाइपर ने यदि काटा है तो खून रुकेगा नहीं। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो मिट्टी है, गोबर है, कुछ भी ऐसी चीज़ें आप नहीं लगाएंगे, चाहे वो विनमस स्नेक नहीं हो, जहरीला सांप नहीं हो। ऐसी प्रैक्टिस से आप उस घाव को और ज़्यादा संक्रामित बना सकते हैं और इस वजह से सेलुलाइटिस या बाकी कारणों से नुकसान हो सकता है। यदि आप अभी देखा टॉर्निकेट नहीं बांधना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक मतलब एक जो पट्टी होती है, एक जो बैंडेज होता है उसको बांध सकते हैं, क्योंकि स्नेक का वीनम लिम्फेटिक से ज़्यादा है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि रिएश्योरेंस देना है पेशेंट को कि वो बच जाएंगे। जो भी लिम्ब है उसको इमोबिलाइज करना है, हिलाना डुलाना ज़्यादा नहीं है हाथ को।
इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, गो टू हॉस्पिटल, टाइमली आपको पहुंचना पड़ेगा। और जो भी सांप आप ले जा रहे हैं, यदि आप पकड़ के भी ले जा रहे हैं, हो सकता है आप जहरीले सांप को ले जा रहे हैं, काटा बिना जहरीले सांप ने हो सकता है। हो सकता है आप जो सांप को आपने पकड़ा है या मारा है वो बिना जहरीला सांप है और काटा जहरीले सांप ने हो सकता है, क्योंकि एक जहरीला सांप भी बिना जहरीले सांप को काटता है। तो इस कंडीशन में ध्यान रखना है, कोई भी स्नेक बाइट का सस्पेक्टेड केस है तो आपको उनको कम से कम 12 घंटे तक हॉस्पिटल में ही रखना है। एक स्पेशल स्नेक होता है क्रेट, वो रात को 10 से 4 के बीच में निकलता है और दूसरे सांपों को काटने के लिए, खाने के लिए निकलता है। और जो भी हमारे ग्रामीण लोग ज़मीन पे सोते हैं उनको वो बाइट कर लेता है। बाइट करने पर वहाँ पर मच्छर के कांटे जैसा ही निशान होता है, दर्द नहीं होता, सूजन नहीं होती, और जहर का जो असर है वो भी 2 से 3 दिन बाद तक भी आ सकता है। तो ऐसे में कई बार ऐसे मतलब अनएक्सप्लेन डेथ वहाँ पे हो जाती है, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन भी ऐसे ही होता है, हाथ पैर कमज़ोर है या फिर लकवा जैसी समस्या है या उल्टी जैसी समस्या है, तो पहचान में नहीं आ पाता है। इसलिए जो भी गांव में ज़मीन पे सोते हैं उनको भी मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए, और जो भी प्रैक्टिस अभी हमने डिस्कस की है वो उनको नहीं अपनानी चाहिए। जो भी गलत प्रैक्टिस है, सही प्रैक्टिस ही अपनानी चाहिए। जब इसका एंटी स्नेक वेनम हमारे पास अवेलेबल है तो उसी को काम में लेना चाहिए। इसी तरीके से हम देखते हैं कि डूबने के केस में क्या होता है। जब भी कोई पर्सन डूबता है, पहली चीज़ है कि यदि आपको तैरना आता हो तभी आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो जगह सेफ हो ये आपको इंश्योर करना है, पर्सन को सेफ जगह लाना है। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी प्रैक्टिस होती है कि उन्होंने पर्सन को उल्टा लटका दिया है, वो गलत पोजीशन में लेटा रहे हैं, तो नुकसान हो सकता है। आपको सही तरीके से रिकवरी पोजीशन में लेटाना पड़ेगा, उनकी सांसें और धड़कनें चेक करनी पड़ेगी। यदि सांसें नहीं है तो आपको रेस्क्यू ब्रीथ देनी पड़ेगी और एयरबैग क्लियर करना पड़ेगा। माउथ में कुछ भी ककड़ पत्थर कुछ भी है उनको हटाना पड़ेगा। और यदि धड़कन है, सांस नहीं है, तो आप उनको हर 6 सेकंड में एक माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, जिसमें आप खुद की सांस खींचेंगे, जो भी पर्सन है उसके नाक बंद करेंगे और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग डिलीवर करेंगे। इस कंडीशन में ज़रूरी है कि उनका चेस्ट रेज होना चाहिए, सीना ऊपर आना चाहिए। ऐसा हो रहा है तो आपकी ब्रीदिंग सही जा रही है और आपको पल्स भी चेक करते रहनी है, ज़रूरत पड़े तो आपको CPR भी देना है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें फायर वाली भी आती है, तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। आपने बताया कि CPR जैसे छाती पे दबाव हम देते हैं, तो ऐसा कोई नियम है कि इसको कितनी बार दिया जाना चाहिए या कितनी भी बार हम इसको दे सकते हैं? यस, जैसे कि आप सबको पता है, साइंस में हम पढ़ते हैं, हमारा हृदय बाहर से कंप्रेशन देके, आप कंप्रेशन में हार्ट को ही तो दबा रहे हो, हार्ट को दबा के उसका ब्लड ही तो सर्कुलेट करवा रहे हो, तो आपको कम से कम 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेशन देने होते हैं। मतलब बात करें 1 सेकंड में 2 कंप्रेशन, ऐसे आपको कंटिन्यू रखने पड़ते हैं। और भी कोई तरीका है छाती में, जैसे आपने कहा दबाव दें? कई लोगों को हमने देखा है जैसे सांस में सांस डाल के भी देते हैं CPR, वो किस काम में क्या? अभी जो प्रैक्टिस चल रही है वो हैंड्स ओनली CPR की चल रही है, जी। क्योंकि जब पर्सन गिरता है 10 मिनट ही अभी हुए हैं तो उनके शरीर में एडिक्वेट ऑक्सीजन है जिसको आप सर्कुलेट करा सकते हो। मेन प्रॉब्लम सर्कुलेशन की है, इसलिए यदि आपको नहीं पता है जो भी गिरे हैं उनके माउथ में ब्लड है, उनको TB है, क्या है, या फिर आपको हेजिटेशन हो रहा है माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने में, तो अभी की नई गाइडलाइन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की नई गाइडलाइन यही कहती है कि आप हैंड्स ओनली CPR भी दे सकते हो। मतलब चेस्ट कंप्रेशन ही देके भी रह सकते हो यदि आप ब्रीदिंग देने में कंफर्टेबल नहीं है। और एक CPR मास्क भी आता है, एम्बू बैग भी आता है, और हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स झालावाड़ के स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस वहाँ पे होती है, हम इन सब के बारे में अवेयर करते हैं। आप वो सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री सेशन है हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। हार्टसेप झालावाड़ अभियान, CPR मित्र अभियान के तहत ये सभी को ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरीके से ब्रीदिंग देनी है। यदि आप ब्रीदिंग देने में कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी सांस खींचेंगे, पर्सन की नाक को बंद करेंगे, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे। जब आप सांस डिलीवर करेंगे तो ये इंश्योर हो कि उनका सीना ऊपर आए, तभी तो सांस अंदर गई है। 6 सेकंड में एक ब्रीदिंग, ऐसे आप 1 मिनट में 10 बार सांसें दे सकते हैं यदि केवल सांस रुकने वाली समस्या है, जैसे कि डूबने वाली कंडीशन है। जैसे अभी आपने बताया कि झालावाड़ में स्कूल, कॉलेजेस और कई जगह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति उस टाइम पे प्रशिक्षित ना हो तो वो भी CPR दे सकता है, और अगर वो दे सकता है तो क्या वो उसके लिए लाभदायक होगा कि वो सिर्फ कहीं देख के, जैसा हम देखते हैं कभी मूवीज में देख लेते हैं, कहीं और कहीं देख लेते हैं कि ऐसे हम छाती पे दबाव डालते हैं, तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है बिना प्रशिक्षण के?
देखिए, एक बात है, आपके सामने कोई गिरा है और वो बेहोश हुआ है, पब्लिक वहाँ पे खड़ी है, और मैंने आपको बताया कि 10 मिनट तक आप कुछ नहीं कर रहे हैं, रुके हुए हार्ट से ब्लड की जो ब्रेन को सप्लाई है वो रुकी हुई है, और हर मिनट 10% चांस खत्म हो रहे हैं उनके बचने के, तो 6 से 10 मिनट बाद तो पर्सन बचेगा ही नहीं, ब्रेन डेड हो जाएगा। तो कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। जी। क्वालिटी सीपीआर, सही सीपीआर नहीं भी देना है तो सीपीआर देना अच्छा है, जैसा भी आपको आता है उस टाइम कोशिश करें, क्योंकि आपका नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जो बचाने वालों में थे, उन लोगों में नहीं जो वीडियो बनाने वाले थे, जो भीड़ का हिस्सा थे। आपका नाम उन लोगों में गिना जाना चाहिए कि आप उनके जीवन की जो आगे की कड़ी है उनमें आप पार्ट बने। बिल्कुल। क्योंकि आज हम आपसे जानकारी ले रहे हैं कि फर्स्ट एड कैसे होनी चाहिए, कि सबसे पहले में क्या क्या करना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, या अगर हम स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो कभी किसी बच्चे को ऐसी चोट लग जाती है कि लगातार ब्लीडिंग होती रहती है कंटिन्यूसली, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हमको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। आपका जो शरीर है उसके साथ आपको जीवन भर रहना है, तो आपके खुद के शरीर की हेल्थ की केयर आपको सबसे इम्पोर्टेंट रखनी है। यदि स्कूल कॉलेजेस हैं, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग आपको पहले से ही करानी चाहिए। स्कूल में फर्स्ट एड का किट पहले से ही आपको जी। रखना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन पर हम त्वरित रूप से रेस्पॉन्स कर सकें। जैसा कि आपने बताया कि खेलते खेलते कभी पत्थर की किसी की लग गई और वहाँ से तेजी से खून निकल रहा है, तो ऐसी जो ब्लीडिंग है वो आर्टेरियल हो सकती है, और जब भी ऐसी ब्लीडिंग हाथ पे कहीं भी चोट से हो रही है, तो आपको वहाँ पे वर्टिकल प्रेशर, मतलब ऊपर से हाथ से उस जगह पे कंप्रेस करना है, दबाव बनाना है। तो इस वजह से वहाँ पे खून रुका रहेगा और रुक सकता है। यदि आप वहाँ पे कोई लूज बैंडेजिंग करते हैं, कोई वहाँ पे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, और वहाँ पे आपको मिट्टी लगाना या फिर कोई दूसरा चीज़ लगाना वहाँ इन्फेक्शन ही बढ़ाता है, तो एंटीसेप्टिक ही काम में लेना है। बट कोई भी ब्लीडिंग वर्टिकल कंप्रेशन से, मतलब 3 से 4 मिनट तक आप कंप्रेस करके रखोगे उसको, तो वो ब्लीडिंग रुक जाती है। और यहाँ तक कि जितने भी केसेस होते हैं उनमें टिटनस का वैक्सीन लगना जी। ही चाहिए, चाहे कोई सा भी एनिमल बाइट हो, चाहे किसी भी तरह की इंजरी हो, टिटनस का टोक्सोइड उसमें लगना चाहिए। जैसा अभी मैंने आपसे पूछा कि ब्लीडिंग, एक तो ब्लीडिंग होती है एक्सटर्नल, हमको दिख रहा है कि बच्चे को ब्लीडिंग हो रही है। कभी कभी खेलते कूदते झूले से गिरते या किसी भी वजह से बच्चों को भी ऐसी जगह लग जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि इसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। तो इसका कोई संकेत कि कैसे पता करें कि इसको इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है या ये इसको खतरा हो रहा है किसी चीज से? ये सब आपने काफ़ी अच्छी चीज़ पूछी है। सबसे पहली चीज़ तो फर्स्ट एड का उद्देश्य यही होता है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले आप कौन सी करेक्ट स्टेप करें, बट इसमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं रखना होता है। मतलब आपको हॉस्पिटल जाना ही है। क्यों? क्योंकि जैसे भी आपने डिस्कस किया कि इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। कई बार जो ट्रॉमा के केसेस होते हैं, ब्लड ट्रॉमा चेस्ट होता है, ब्लड ट्रॉमा एब्डोमेन होता है, स्प्लीन को इंजरी होती है, तो उसमें एब्डोमेन में टेंडरनेस होती है, गार्डिंग रिजिडिटी होती है। तो जो भी ट्रॉमा है, इमरजेंसी है, वहाँ पे जो सर्जरी के रेजिडेंट होते हैं, सर्जरी के डॉक्टर होते हैं, वो गार्डिंग रिजिडिटी को या फिर सोनोग्राफी से, फास्ट फोकस असिस्टेड सोनोग्राफी विद ट्रॉमा या फिर सीटी स्कैन करके वो उसको पता लगाते हैं कि कहीं इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है। और हेड इंजरी से इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इसका पता सामान्यतः बिना बाहर से दिखने से नहीं पता चलता है। कई बार जहाँ भी लगी है वहाँ पे ब्लूज बन जाता है, नील जिसको अपन बोलते हैं, ब्रूज बन जाता है, तो वहाँ से भी उसका पता चलता है। तो हमें सबसे पहले बच्चे को अगर फर्स्ट एड देना है तो उसको कंप्रेस करना है कंप्रेस करना है, और हॉस्पिटल पहुंचाना है। हॉस्पिटल पहुंचाना है। कि आपसे बात की अगर ब्लीडिंग होती है इंटरनल और एक्सटर्नल तो कैसे पता लगाएं। अब क्योंकि मौसम परिवर्तन होते रहते हैं, गर्मी से सर्दी, सर्दी से बारिश, तो अभी गर्मी का मौसम आ गया है। गर्मी के मौसम में भी हमें बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। जैसे आपने बताया कि बीपी भी हाई हो सकता है, और कभी कभी धूप से चक्कर आके भी हम गिर सकते हैं, किसी भी कारण से हम बेहोश हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या हम एक ही चीज़ जो आपने बताया सीपीआर, उसी को यूज़ कर सकते हैं? नहीं, सीपीआर तभी है जब पर्सन आपके सामने बेहोश हुआ हो, जी। कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो और उसकी धड़कनें जो सांसें नहीं आ रही हो।
तभी आप सीपीआर को यूज़ करेंगे। जी। यदि इसके अलावा अलग कंडीशन है तो उसमें सबका फर्स्ट एड अलग अलग होता है। यदि हार्ट अटैक हुआ है तो उसमें आपको टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचना है, नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपने फैमिली फिजिशियन से पूछ के आप उनको हार्ट अटैक इमरजेंसी किट दे सकते हैं। पर्सन को ज़्यादा मूव नहीं करना है, उनको ज़्यादा एंजाइटी में नहीं रखना है, और ऐसे सारी कंडीशन में फर्स्ट एड अलग अलग है। सीपीआर तभी है जब वो बेहोश है, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सांसें नहीं चल रही है, धड़कनें थम चुकी है, उस टाइम में आपको सहायता के लिए आवाज़ लगानी है, एम्बुलेंस को फ़ोन लगाना है 108 या 112 पर, और यदि आईडी की मशीन हो तो आपको उसको मंगाना है और उसको यूज़ करना है। जैसे मैंने भी आपसे बात की मौसम परिवर्तन की, तो अब धीरे धीरे जो हमारा टेम्परेचर है वो रेज ही होना है, आगे जाके तापमान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। लोग जब गर्मी में घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें एक समस्या और फेस करनी होती है। बच्चे हों चाहे स्कूल में खेलते हो, चाहे बच्चे हों चाहे नौकरी पे जाते युवा हों, उन्हें नक्सीर आने लगती है, नाक में से ब्लड आने लगता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो नक्सीर आपने बात की, इसको मेडिकल लैंग्वेज में एपिस्टेक्सिस बोलते जी। हैं, और एपिस्टेक्सिस के बहुत सारे कोज रहते हैं, बच्चों में अलग रहता है, ओल्ड एज में अलग रहता है। तो इसमें हमको आगे लीन फॉरवर्ड होके नोज को पिंच करना होता है। इसके अलावा यदि ओल्ड एज में ऐसा हो रहा है तो उनका बीपी जरूर से चेक करना चाहिए, कई बार हाइपरटेंशन की वजह से भी ये हो जाता है। और बाकी आपको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, कई बार नेजल ब्लीडिंग से, कई बार ईएनटी के जो स्पेशलिस्ट है वो इंटरवेंशन से इनको कंट्रोल करते हैं। एक श्रोता हमसे यहाँ बातचीत करना चाहते हैं, हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू। अपना सब जी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि हार्ट अटैक के जो लक्षण हैं वो गैस से जुड़े हुए या फिर सीने में दर्द से जुड़े हुए, सीने में चोट से जुड़े हुए, किसी से भी जुड़े हुए मिक्स हो सकते हैं। इसलिए यदि आपकी उम्र 30-40 से ज़्यादा है, कोई स्मोकिंग करता है, किसी को मोटापा है, बीपी या शुगर की दवाई चल रही है, और चलते चलते उनको सांस फूलने लगती है, सीने में थोड़ा बहुत दर्द होने लगता है, तो उनको समझना चाहिए कि हार्ट का उनको चेकअप होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप बैठे हैं और बैठे बैठे आपको एकदम ठंडा पसीना आ जाए, आप समझते हैं कि पसीना कब आता है, जब गर्मी हो, ज़्यादा दौड़ भाग कर रहे हो, परंतु आप कुर्सी पे बैठे हैं, बैठे बैठे आप पूरा पसीने में भीग गए हैं, ठंडा पसीना आपको आया है और आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, और सीने में ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोई पत्थर रख दिया, हाथी ने पाँव रख दिया, ऐसा दबाव आपको लग रहा है, और ये दर्द आपके बाएं हाथ की तरफ, आपके जबड़े की तरफ, आपके पेट की तरफ, आपकी पीठ की तरफ जा रहा हो, और चाहे आपने इनो ले लिया, खाली पेट की गोली ले ली, एंटासिड ले लिया, किसी से भी आपको आराम नहीं हो रहा है, अलग ही तरह की घबराहट हो रही है, तो फिर आपको तुरंत ऐसे हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए जहां आपकी ईसीजी हो सके। तो जो हार्ट अटैक का प्रेजेंटेशन है कई बार एटिपिकल होता है, मतलब आपको लग रहा है गैस बन रही है, बट वो एक तरह का हार्ट अटैक भी हो सकता है जिसको हम इन्फीरियर वाले माइक कहते हैं। तो उसमें भी उल्टी है, बीपी कम होना है, ऐसी समस्याएं भी आ सकती है। तो इस कंडीशन में खुद से दवाई लेने के बजाय या इनो या गैस की गोली खा के बैठने के बजाय आपको तुरंत से हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। जी। हमारे श्रोता ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया और उनको उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा जवाब भी आपके द्वारा मिला। जैसा भी आप बता रहे थे हार्ट अटैक, तो एक श्रोता हमसे और बात करना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार। नमस्ते सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल कीजिए। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बहुत ही दूर से आपका कॉल हमें लगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न कीजिए। जी, आज जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है आपकी सेहत, उसमें मैं आज प्रतिभागी शालिनी पारिक बोल रही हूँ।
सही है। तो इसमें आपका क्या जानकारी रहेगी हमारी तरफ से? बिल्कुल। बिल्कुल। तो झालावाड़ के आकाशवाणी का जो प्रसार है, मध्य प्रदेश के रीवा से हमारे पास एक प्रश्न यहाँ पे आया है कि विभिन्न परिस्थितियों में जो पर्सन है वो बेहोश हुए हैं, बोलना बंद हुए हैं, तो कैसे जाने कि उनको सीपीआर देना है? तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया अभी कि आपके सामने कोई गिरे हैं और बेहोश हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपको उनके कंधों पर 3 बार ऐसे हाथ लगा के टैप करके उनको जगाना है कि उठो, आंखें खोलो, हाथ उठाओ। उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ रेस्पॉन्स नहीं किया, आंखें नहीं खोली, मतलब वो बेहोश के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। अब आपको उनके गले में साइड में हाथ रख के देखना है, क्या वहाँ पर धड़कन आ रही है। आपको उनके सीने पर हाथ रखना है, आपका कान उनके नाक के पास रखना है, क्या आपको सांस सुनाई दे रही है। तो धड़कनें रुक चुकी है, सांसें थम चुकी है, इसकी वजह हार्ट का रुकना हो सकता है। अब आपको बताना पड़ेगा कि आपको हार्ट को बाहर से दबाना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। इसी को हम सीपीआर कहते हैं। और सीपीआर की जो तरकीब है वो कोई भी आमजन सीख सकता है। इसके लिए कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की, कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी टेक्निक है। तो आपके आसपास हॉस्पिटल में भी कहीं सीपीआर की ट्रेनिंग हो तो आप ज़रूर से अटेंड कीजिएगा। 100 से 120 बार। हम्म। हाँ, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो आपको तुरंत से एम्बुलेंस पे फ़ोन लगाना है, आसपास सहायता के लिए आवाज़ लगानी है। देखो देखो यहाँ पे कोई गिर गया है, कोई बेहोश हो गया है, यहाँ आ जाइए, ईडी की मशीन हो तो ले आइए। और फिर आपको उनकी धड़कनें और सांसें चेक करनी है। दोनों नहीं हो तभी आपको उनको छाती पर दबाव देना है, मतलब चेस्ट कंप्रेशन देना है। तो यदि वो बोल नहीं रहे हैं और उनकी धड़कनें चल रही है, सांसें चल रही है, तब भी आपको उनको छोड़ना नहीं है। आपको एम्बुलेंस के लिए फ़ोन लगाना है और हर 2 मिनट में आपको उनकी सांसें और धड़कनें चेक करते रहना है। और उनको बाईं तरफ करवट लेटानी है, मतलब रिकवरी पोजीशन में, ताकि उनके मुंह में लार हो तो वो एक तरफ से निकलती रहे। ऐसा नहीं मुंह में लार है, कोई सिक्रेशन है, पेट का खाना वापस ऊपर आ गया है और वो अटक अटक गया है, तो उसकी वजह से उनकी सांस रुक जाए। छोड़ के नहीं जाना है उनको। नहीं देना है, नहीं देना है। छाती में दबाव तभी दोगे जब ना सांस चल रही होगी, ना धड़कनें चल रही होगी और पर्सन बेहोश होगा, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होगा। और आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है और हमें भी इस चीज़ की खुशी है कि हमारा मैसेज हर घर तक, झालावाड़ के हर घर तक, हर पर्सन तक पहुंचा है। झालावाड़ ही नहीं, एमपी के रीवा तक पहुंचा है। बिल्कुल सही। हाँ, इसीलिए हमारा हार्ट से झालावाड़ अभियान है, जिसके तहत हम सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्वालिटी सीपीआर ज़रूरी है, सिखाना इसलिए तो ज़रूरी है। कहाँ हाथ रखना है, किस पोजीशन में रखना है, कितना दबाव देना है, कब तक देना है, कब नहीं देना है, कब रुकना है, ये सब आपको सीपीआर की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। जी सर, थैंक यू। और ये हमारे श्रोता ने सच कहा कि आप बहुत विस्तार से और बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं। तो क्योंकि डॉक्टर को हमने धरती पर भगवान का अवतार माना है और एक जो डॉक्टर की सलाह होती है वो आम सलाह से अलग होती है। अगर डॉक्टर कह दें कि ऐसे करना है तो लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग मानते हैं क्योंकि वो डॉक्टर कह रहे हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारा ये विषय था, ये बहुत ही अच्छा विषय था। इसके लिए आप हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं, जो दूर दूर तक सुन रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे कि आपने अभी बताया कि डॉक्टर भगवान का रूप होता जी। है, बट आज जो हमने सीपीआर सीखा है उसमें उस गिरे हुए पर्सन, बेहोश हुए पर्सन के आमने सामने जो पब्लिक खड़ी है, यदि वो कुछ अच्छा कर लेती है तो भगवान का रूप डॉक्टर नहीं, वो सामने खड़ा हुआ इंसान है जी। जिसने अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं, उन हाथों से किसी की जिंदगी बचाई है।
उन्होंने कैसे एक इंसान की ज़िंदगी नहीं बचाई, उन्होंने उसकी पूरी जनरेशन बचाई है। यदि उन्होंने स्कूल के टीचर को बचाया है तो पूरा स्कूल सेव हुआ है, यदि उन्होंने डॉक्टर्स को ही बचाया है तो इतने सारे पेशेंट्स सेव हुए हैं। तो ये चीज़ कहीं न कहीं मेडिकल से ज़्यादा मानवता की चीज़ है। और यदि आप करके अनजान व्यक्ति की ऐसे जान बचाते हैं तो उससे बड़ी खुशी, उससे बड़ा पुण्य आपके लिए और कुछ तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो हम जैसा कि हमने देखा कि आमतौर पे लोग डर जाते हैं, हाँ, तो दूर भाग जाते हैं। गुड समैरिटन लॉ भी हमने डिस्कस किया। जी। भारत सरकार का गुड समैरिटन लॉ है, राहवीर योजना है, हम्म, जिसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति नेक भावना से आपातकाल में किसी की भी सहायता करता है तो उस पर कोई पुलिस केस नहीं होता है। आप हॉस्पिटल भी जाएंगे, बयान देना नहीं देना, वहाँ रुकना नहीं रुकना आपकी इच्छा है। यहाँ तक कि हमारे झालावाड़ जिले में तो हमारे कलेक्टर साहब द्वारा, एसपी साहब द्वारा जी, ऐसे राहवीरों को हर मंथ पुरस्कृत सम्मानित किया किया जाता है, जाता है, जी। सम्मानित किया जाता है, उनका सम्मान बढ़ाया जाता है कि जीवन बचाइए, कानून आपके साथ है। तो बिल्कुल। इस चीज़ का मैसेज जाएगा, हजारों जिंदगी यदि बचेगी तो हम आज के कार्यक्रम को भी सफल मानेंगे। और आकाशवाणी की इस पहल को भी हम हमारे चिकित्सा अनुसार विभाग की तरफ से धन्यवाद देते हैं। जी, और अब समय कह रहा है कि आज के इस कार्यक्रम से विदा ली जाए, लेकिन चलते चलते हमारे स्टूडियो में पधारे हमारे आज के मेहमान डॉक्टर शुभम पाटीदार को फिर से शुक्रिया कहा जाए कि इन्होंने अपना अमूल्य समय हमें और हमारे आकाशवाणी परिवार के लिए और हमारे श्रोताओं के लिए निकाला। लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं एहसास जताने में। आपका साथ मिला इस सुहाने फसाने में, कीमती समय देकर जो ज्ञान बरसाया आपने, उसके लिए तहे दिल से आभार हमारा माने। तो श्रोताओं, आज डॉक्टर साहब के साथ हमने बहुत अच्छी जानकारी ली और हम यह भी समझ सकते हैं कि इस जानकारी का लाभ आपको और जो भी हमारे सुनने वाले श्रोता हैं उन्हें सभी को मिला है। और हमारे सजीव इन फोन कार्यक्रमों में जो भाग लेकर आप हमारे इन कार्यक्रमों को सफल बनाते हैं, इसके लिए भी हम अपने सुनने वाले श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे। तो दीजिए अब इजाज़त। इस कार्यक्रम से अगले सप्ताह आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।